कूलाम का नियम आज की इस वीडियो में हम लोग ना डिस्कस करने वाले हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, किसने दिया था, कैसे एग्जाम में आएगा और साथ ही साथ परावैद्युतांक का इससे क्या रिलेशन है। परावैद्युतांक के साथ साथ वैद्युतशीलता को भी पूरा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कूलाम के नियम का महत्व क्या होता है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है, तो मतलब कुछ काफी ज्यादा टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल क्या होता है गुरुजी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बताएंगे कि ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका पार्ट नंबर 2 है। पहला पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, कूलाम के नियम की बात करते हैं। ये बात 1785 ईस्वी की है, जब, बहुत ध्यान से सुनना, 1785 की बात है कि फ्रांस के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक जिनका नाम था कूलाम, उन्होंने भैया ये बताया कि दो अगर आवेश है तो या तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या तो फिर वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि भाई दो आवेश हैं, या तो वो भैया पास पास आएंगे या तो भैया वो फिर दूर दूर जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि या तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा या तो फिर उसके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये हो गई कि भाई कूलाम के नियम का बहुत बड़ा संबंध एक बल के साथ है, जिसको आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ये बल जो होता है ना, इसका आवेश से कुछ ना कुछ संबंध होता है। हाँ, यही बताया है इन्होंने अपने इस नियम में। तो इन्होंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों, सुनना जरा ध्यान से। इन्होंने बताया कि अगर आपका एक आवेश Q1 है और एक आवेश अगर Q2 है और इसके बीच की दूरी स्मॉल r है, इसके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने बताया कि जो आपका बल F होगा, आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, अभी देखो यहां लिखा है कि सन 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि डैश कर दिया, बाकी डिफिनेशन भी झप से नीचे लिख देंगे, पहले कुछ समझा तो देते हैं ना। तो भैया इन्होंने कहा कि ये जो बल होता है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर ये आवेश बढ़ा तो बल भी बढ़ जाएगा, अगर वो बढ़ा तो भी बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो मतलब इनमें से एक बढ़ाओगे ये बढ़ जाएंगे, एक घटाओगे दूसरा घट जाएगा, ये बताया। और इन्होंने बताया कि इनके बीच की जो दूरी r है ना, इनके बीच की जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है ना, इस दूरी का वर्ग कर लो। हाँ, इस दूरी का वर्ग कर लो और उसका व्युत्क्रमानुपाती कर लो और वो होगा इस बल के बराबर। तो मतलब कूलाम के नियम के अनुसार जो उन्होंने 1785 में दिया था, इन्होंने बताया कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, हाँ, उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। खत्म मेरे प्यारे बच्चों, यही बताया उन्होंने। तो इन्होंने बताया कि सन 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि क्या लिख रहा है कि दो आवेशों, उन्होंने बताया कि दो स्थिर आवेशों, देखिए इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण मेरे लाल या प्रतिकर्षण बल, उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो भैया इन्होंने यही बताया था। कहां के रहने वाले थे मेरे लाल? ये रहने वाले थे फ्रांस के। और 1785 में इन्होंने एक नियम दे दिया जिसको कहा गया कि भाई ये कूलाम का नियम। इसका महत्व क्या है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं? तो इन्होंने भाई दो कहानी बता दी, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिस इज द लॉ ऑफ कूलम। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। हाँ, तो भैया ये आपका पहला हो गया समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, बताया कि ये बात चाहो तो डिफिनेशन लिख सकते। अब बच्चा जरा ध्यान से सुनना, समीकरण 1 व 2 से क्या बोल सकते हो आप? बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों की F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड ये Q1 डॉट Q2 है एंड ये R स्क्वायर। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ, अब हम लोग इसको जब हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसको हम K लिखते हैं, स्मॉल K। ठीक, स्मॉल K। उसके बाद Q1 डॉट Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, सिंपल। अब यहां से बच्चों जब ये K का हटेगा ना तो इसकी जगह एक नियतांक आएगा। तो इतना लिखने के बाद अब आपको मैं बहुत एक सिंपल सी बात बताने वाला हूं। तो क्या बात करेंगे, ध्यान से सुनो। अब अगर ये K एक नियतांक है तो यहां आपको नीचे लिखना है कि इस K का मान आवेश, माध्यम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के पर निर्भर करता है। K का मान आवेश, जो भाई आवेश है दोनों आपके, आवेश, उनके बीच की दूरी और किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर निर्वात में है तो कुछ और होगा K का मान, अगर भाई ये निर्वात में नहीं है, किसी दूसरे माध्यम में है, ठीक है, ये दोनों आवेश किसी दूसरे माध्यम में रखे हैं, हो सकता है कि भैया पानी वानी हो तो उनके बीच का सिस्टम कुछ और होगा, तो इस K का मान बदलता है। ठीक है, लेकिन अगर ये निर्वात के लिए हो, ठीक है, यदि आवेश निर्वात में हो तब इस K का अगर मान निकालेंगे तो 9 गुणे 10 की घात कितना आएगा? 9 आएगा। 9 गुणे 10 की घात 9 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका कुछ ना कुछ तो मात्रक जरूर होगा जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इस भाई K का मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक अगर हमको निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? देखो, K का मात्रक निकालना है तो ये न्यूटन, R स्क्वायर का इससे आप समझते हैं कि इस K का आखिर मान होता क्या है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। K का मान तो देख लिया, इसको एक दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस तरीके का एक सिंबल बनाया जाता है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन। नहीं पता है तो मैं यहां लिख देता हूं एप्सिलॉन। और अगर जीरो लगा दिया है इसकी जगह पर ऐसे तो बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन का सिंबल कैसा होता है? ऐसे। इसको आप अपनी कॉपी पर ऊपर नोट कर लेना भाई। ठीक है, इतना समझ में आया? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जिसका वैल्यू हो गया क्या? 9 गुणे 10 की घात 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ध्यान से समझते जाना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये आपको एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक, अब हम समझेंगे कि कूलम का नियम तो खत्म, हमने ये देख लिया कि भाई ये क्या है। अच्छा, इस के का नाम भी बता दे, क्या स्मॉल के है, याद रखना, कैपिटल के मत करना मेरे प्यारे बच्चों, अभी कैपिटल के कुछ और पढ़ना है इस चैप्टर में, इसीलिए बोल रहा हूँ स्मॉल के प्लीज। और इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक, समझ गए। तो हम ना इसको, जो ये फार्मूला आया है, इसको एक दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? तो आप लिख सकते हैं कि अर्थात मेरे प्यारे बच्चों F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये बच्चों आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आया। अब हम हेडिंग डालेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की विमा और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अगर ये अच्छे से क्लियर नहीं किया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 2 नंबर का टॉपिक आप बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिटाते हैं, हेडिंग डाल लो एप्सिलॉन नॉट की विमा और मात्रक। हेडिंग डाल लिया आपने कि एप्सिलॉन नॉट की विमा और मात्रक। ये साफ नहीं होता, बहुत ज्यादा समय लेता है। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा और मात्रक, हेडिंग है एप्सिलॉन नॉट की विमा व मात्रक। ठीक है, विमा व मात्रक। फिर उसके बाद हम इसका मान भी अलग से निकालेंगे, जैसे के का मान बताया है ना, वैसे एप्सिलॉन का मान बताएंगे। चलो देखो, विमा और मात्रक समझते हैं। ठीक, देखना जरा ध्यान से बच्चों। आप जानते हो कि इसका मात्रक अभी मैंने आपको निकालना अभी बताया था, फिर से बताते थे, वो तो के का बताया था। जानते हो कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पता है डर बहुत ज्यादा लगता है। मैंने मतलब अभी जो आसपास है ना, मेरा माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इस वजह से मेरी बीच बीच में आवाज कटती होगी थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि अभी बगल में ना भागवत हो रही है, और इसीलिए मैंने फिल्टर यूज कर रखा था कि उसकी आवाज आपको ना सुने। ठीक है, इसी वजह से आवाज बीच बीच में कट जाती है, तो थोड़ा डर लगता है कि रिकॉर्डिंग तो हो रही है, पर ऐसा ना हो कि 1.5 घंटे 2 घंटे आधा घंटे की रिकॉर्डिंग करें और उसके बाद में देखें तो उसमें आवाज ही ना, तो फिर थोड़ा अंदर से डर जैसा लगता रहता है। ठीक है, समझ सकते हो आप लोग इस फीलिंग्स को। तो F हो गया, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और अब F नीचे जाएगा, तो Q1 Q2 और अपॉन में F और इंटू R स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां भी आप समझ चुके होंगे Q1 Q2। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर मुझे इसका मात्रक लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब मात्रक लिखना है, देखो कैसे आएगा। Q1 का मात्रक क्या होता है? कूलम। इसका भी क्या होता है? कूलम। तो मतलब कूलम का स्क्वायर। ध्यान से समझना, यही भूलोगे नहीं एग्जाम में, वरना रटोगे भूल जाओगे। फिर बटे में है तो प्रति हो जाएगा, फिर न्यूटन लिखेंगे और उसके बाद मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको देखा तो यहाँ स्क्वायर लगा लेना। इसको देखा तो यार दिल में एक ना मतलब थोड़ी सी हलचल मची होगी। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है, धब्बा जैसा दिखता होगा आपको बच्चों। ये न्यूटन कूलम इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर। अक्सर एग्जाम में क्या होता है, बच्चों, जो अभी आपने क्वेश्चन किया था जिसमें के का मैंने मात्रक बताया, तो वो जो के का मात्रक मैंने बताया था आपको, उस के का मात्रक के बाद आप देखो मैंने यहां से एप्सिलॉन का मात्रक बताया, तो उसका मात्रक, ये वाला मात्रक, फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? जो नीचे है वो ऊपर था, जो ऊपर है वो नीचे है। डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर में फर्क है। तो इसका भैया आप लोग एप्सिलॉन का मात्रक और ये सब तो समझ चुके होंगे। विमा की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब विमा की बात करते हैं, विमा कैसे निकालें। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा साफ करते हैं। इससे जरा एप्सिलॉन का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/4 पाई, ठीक, इंटू Q1 Q2 और अपॉन में डियर हो जाएगा R स्क्वायर और F भी रहेगा। ठीक है, F इंटू R स्क्वायर।
इंटू आर स्क्वायर। बच्चों देखो जरा, क्यू क्या होता है? क्यू क्या होता है बच्चों? क्यू का मतलब होता है कि किसकी बात हो रही है? आवेश। और आवेश की विमा क्या होती है पता है क्या? पहले बताना, क्या आवेश की विमा पता है? नहीं। तो एक फॉर्मूला याद करो, Q बराबर आई टी। आई और टी। आई मतलब होता है एम्पियर, और आई का मतलब एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर, और ये क्या है? टी, समय, सेकंड। तो एम्पियर वहां ए लिखते हैं और इसकी जगह पर टी। इसका मतलब अगर आवेश की विमा के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? एटी। दूसरे आवेश की बात करेंगे तो फिर होगा एटी। देखो मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा तरीका। फिर उसके बाद एफ, बल की विमा हर बच्चे को रटी होती है कि MLT -2, और आर स्क्वायर इसका मतलब भाई L2। इतना तो समझ में आ गया। अब ये पेपर में आता जरूर है, थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व करेंगे तो m को जरा ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर ये -1, फिर उसके बाद L स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया? L2, तो L क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा -3। अब t ऊपर देखो कितनी बार है? 2 बार, पावर 2 है, इधर ऊपर जाएगी तो ऊपर ये है t, तो कितने हो जाएगा? 4। ठीक है, ठीक। और उसके बाद a कितनी बार है? 2 बार। तो ये हो जाएगी बच्चों क्या? एप्सिलॉन की विमा। ठीक है ना, समझ में आया था? इसको हम लोग ना इसके ब्रैकेट में ऐसे बंद करके क्या कर देंगे? रख देंगे। तो ये भैया हमने एप्सिलॉन की क्या निकाल ली मेरे प्यारे बच्चों? ये हमने विमा निकाल दी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम लोग इस एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। ठीक, लिख लिया इतना। अभी जब आपने लिखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 डॉट Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर, और यहां पर लिखा था मेरे प्यारे बच्चों F, तो यहां नीचे जरूर लिख लेना जहां एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, अगर ये नॉट हटा देंगे तो फिर हो जाएगा माध्यम की वैद्युतशीलता। समझ गए? तो अभी इसको और भी आगे डिस्कस करना है, इसीलिए बहुत ज्यादा डीप में मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे वाला। अब इसका मान निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक, यहां से एप्सिलॉन नॉट का अगर हम लोग मान निकालना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1/9 गुणे 10⁹। ठीक है, इसका मैंने अभी आपको मात्रक भी बताया था, लिख लेना। क्या बताया था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई 4 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, 4 को अपॉन में लाएंगे तो 4, और पाई का मान 3.14, और गुणे 9 गुणे 10⁹। ये इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई हमने यहां से क्या किया, अब ये गलती मत करना कि यहां पर भी आप न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर लगा दो, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको पलट दिया है तो ये यूनिट भी पलट जाएगी। समझ रहे हो ना? इसीलिए फिर आप देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा, जब इसको आपने पलटा ना, जब इसको पलटा ना तो यूनिट भी पलट गई, तो मतलब अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा। फिर आई बात समझ में? यहां हो जाएगा कूलम स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये समझ में आ रहा है बच्चों? देखो मैं रटाना नहीं चाहता किसी को, नहीं तो पहले से लिख के लाऊं, सब अभी क्लियर हो जाएगा। चलो अब इसको भैया देखो सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है। ठीक, इसको मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ बताने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही काम आने वाला है। ठीक, आप इसका मात्रक समझ चुके होंगे आप कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज 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 अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से इसको प्लीज याद करके रखें। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आप समझते हैं कि भाई ये परावैद्युतांक क्या होता है। हमने वैद्युतशीलता तो समझ लिया, वैद्युतशीलता हमने समझी बच्चों किसकी, निर्वात की। अब समझते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। मैंने आपको क्या बताया कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो है आपकी निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और मैंने आपको बताया कि ये जो है ये माध्यम की वैद्युतशीलता है। ये बताया मैंने कि भाई ये माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब हम समझते हैं कि परावैद्युतांक क्या है। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर ये दो आवेश जो मैंने अभी लिए थे इनको हम लोग वायु के बीच में रखेंगे, अगर इनको हम वायु के बीच में रखेंगे तो इसका जो परावैद्युतांक होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ये चीज नोटिस कर लो, लिख लो कॉपी पे प्लीज। उसके बाद अगर हमने इन दोनों को मोम, कांच, कागज या फिर हमने इनको मोम, कांच, कागज या तेल के बीच में रख दिया तो इनका परावैद्युतांक माध्यम के अनुसार हो जाएगा। मतलब कांच के लिए कुछ और होगा या फिर मोम के लिए कुछ और होगा, तेल के लिए कुछ और होगा। तो ये के का मान बदलता रहेगा। तो इस के को फिर हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो अब आपको हेडिंग डालनी है कि परावैद्युतांक की परिभाषा। ठीक है, क्या हेडिंग डालनी है? परावैद्युतांक की परिभाषा। चलो, तो परावैद्युतांक को लिखते हैं कैपिटल के से, ठीक। उसके बाद बहुत ध्यान से सुनना, इसके बाद के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम परिभाषा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं परिभाषा? हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और किसी निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। यहां से परावैद्युतांक जो है अभी क्या हो गया, खत्म। अब एक नोट लिखना है जो अक्सर एग्जाम में आता है, आपकी कंफ्यूजन रहती है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे कूलाम के नियम के और हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेंगे आप। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब एक नोट है, ठीक है, यदि आवेशों को वायु के स्थान पर किसी अन्य माध्यम, और अन्य माध्यम मतलब तेल, कांच, मोम, ठीक है, ये लिख लेना। तो अन्य माध्यम में रखा जाए तब उनके बीच लगने वाला बल, तो डियर उनके बीच में जो बल लगेगा ना वो थोड़ा सा अब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपने पढ़ रखा है कि जब दो आवेशों को निर्वात में रखा जाता है तो उनके बीच में जो बलम बल लगता है वो लगता है F इज इक्वल टू, भैया जब वो वायु के लिए था तो हमने F लिखा था, हम इसको FM कर देते हैं। ठीक है, मतलब मीडियम के लिए FM इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और वहां पे भैया यहाँ पे ना हम लोग इसके परावैद्युतांक से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कैपिटल के हो जाएगा और इनटू हो जाएगा बच्चों Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे हमारा के है और यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन। अगर हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन के का, ये एप्सिलॉन नॉट और के का मान निकाले, इतने का मान निकाले तो क्या है? एप्सिलॉन। तो कह सकते हैं कि भैया FM इज इक्वल टू द, चलो छोड़ो उसको हटाओ, ठीक है, यहाँ पे इतना रहने दो। इसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा डीप पे फिर चले जाओगे आप,
देखो बच्चों, अगर इस के ना होता अगर ये, तो फिर ये जो जितना लिखा है ये सब एफ है, ये सब एफ है, तो हम उसको लिखेंगे भाई ये एफ है और एफ अपॉन के हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये। कुल मिलाकर बात ये पता चली कि अगर वायु के लिए आपने कैलकुलेट किया है तो बाद में आप परावैद्युतांक से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जैसे कह देंगे कि दो आवेश तेल में रखे हैं, उनके बीच में कितना बल लगेगा, यदि उनका परावैद्युतांक कुछ गिवन है, मान लो 2 दिया हो, तो पहले भैया निर्वात के लिए बल निकाल लोगे, बाद में हम उसको 2 से कर देंगे भाग। बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हो, थोड़ा ऊपर आओ, ऊपर आओ। इतना समझ में आया? ये हो गया मेरा, क्या क्या समझ चुके हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन का मान क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। ये पेपर में जरूर आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन आप मुझे याद करोगे कि भाई वो सर ने बताया था। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम कुछ और समझते हैं। हम समझते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप समझते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है। मतलब जो कूलाम का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, उसको सदिश भाषा में किस तरीके से लिखेंगे, सदिश में कैसे उसको निरूपित करेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं ना। तो देखो बच्चों, क्या है कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, मान लो कि कोई भी एक आपका इस तरीके से x, y और z कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे दिए हुए, जिसका निर्देशांक का मूल बिंदु यहाँ जो है हमारा क्या है, O है। इसमें कोई दो आवेश है, एक आवेश है आपका ये, जिसका नेम है वो Q1 है, और अगर दूसरा आवेश है हमारा जिसका नेम है Q2। ठीक है, मतलब उसका जो परिमाण है वो Q2 है। ये दोनों एक ही चिन्ह के हैं। एक चिन्ह के तो बात तो पता चल गई कि भाई एक दूसरे पे कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। एक ही चिन्ह मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है या तो निगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो इनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, माना निर्देशांक या का मूल बिंदु, बहुत ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, मूल बिंदु O है, का मूल बिंदु O है, जिसमें एक ही चिन्ह के दो आवेश Q1 व Q2 स्मॉल r दूरी पर रखे। ठीक है, ये आपको पता चले। अब भाई अगर ये Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनका चिन्ह एक ही है, मतलब ये सजाती है, तो एक दूसरे पे कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो Q1 मान लीजिए इधर आ रहा है और Q2 इधर आ रहा है। इसका मतलब जो यहां बल लग रहा है, जो Q2 इसके ऊपर बल लगा रहा है और Q1 इसके ऊपर लगा रहा है। समझ में बात? तो Q2 के कारण Q1 पे कौन सा बल लगेगा? मैंने माना कि भाई इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो F1 है, लेकिन ये 2 के कारण लग रहा है तो ये F12 है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक, और जो Q1 भी तो बल लगाएगा Q2 के ऊपर, तभी तो वो भाग जा रहा है। भाई देखो, ऐसे समझो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी नेमो भागी जा रही है मुझसे दूर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं नेमो के ऊपर बल लगा रहा हूँ, तभी तो फोर्स कर रहा हूँ कि नहीं आज ये करो तुम, तो तभी तो वो भागी जा रही है। मैंने बोला आज मुझे खाना बना के देना, तभी तो भागी जा रही है। तो इसका मतलब क्या, वो मैं उसके ऊपर बल लगा रहा हूँ और मैं कहूँ अच्छा आज खाना मत बनाना, आज हम लोग बाहर खाने चलेंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो कहेगी अच्छा, तो फिर मतलब वो हमारी तरफ कौन सा बल लगाएगी, आकर्षण बल। तो कहानी वही है कि भाई अगर एक ही चिन्ह के आवेश है तो फिर वो दूर दूर भागेंगे, और Q2 मतलब मैं Q1 पे लगा रहा हूं बल, तो उसको F12 बोल देंगे। जिस पर लगता है वो 1 और जो लगाता है वो 2, मतलब उसको पीछे लिखेंगे। समझ में आई बात? Q1 भी तो लगाएगा Q2 के ऊपर बल, तो उसको क्या लिखेंगे, इसको बच्चों लिखेंगे F21। ठीक है, अब इनको हम लोग ना ज्वाइन कर देते हैं, तो यहां लिख देते हैं ताकि समस्या ना हो। इनको ज्वाइन करते हैं, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक,
यहां से यहां तक की जो हमने डिस्टेंस मानी वो r1 है, और यहां से यहां तक हमारी r2 है, r2 वेक्टर मान लेते हैं। उसके बाद यहां से जो यहां है वो r12 वेक्टर मैंने मान लिया था। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी क्लियर बात समझ में आ गई होगी। क्या इसको सिर्फ आर ही तो हमने आर तो मान लिया था ना, तो मानने की जरूरत। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आज तो हम नेट कर चुके। इतना समझ में आया। यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसका मैंने नेम दे दिया ओ ए बी। तो हम लिखेंगे कि Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर, ठीक है, Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक वेक्टर R12 है। मतलब Q2 से Q1 की ओर जो वेक्टर इंगित कर रहा है वो कौन है? R12 है। तो इसमें R12 फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। R12 है Q2 से Q1, और Q2 से Q1 की ओर जो कर रहा है वो R21। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि भाई Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक वेक्टर R12 तथा बस R12 है, तब उसको बाद में लिखेंगे। ठीक, तब इसके ऊपर जो बल लगेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एक बात, मानव निर्देशांक का मूल बिंदु O है, जो जिसमें एक ही जो निर्वात में दो आवेश रखे हुए हैं, ये भी ऐड कर लो, जिसमें एक ही चिन्ह के दो आवेश निर्वात में, एक ही चिन्ह के दो आवेश Q1 व Q2 r दूरी पर निर्वात में रखे हैं। यहां ऐड कर लेना, निर्वात में रखे। ठीक है, नहीं तो क्या आ जाएगा फिर। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 और उसके बाद r स्क्वायर। ठीक, अब हमें इसको सदिश भाषा में लिखना है, तो Q2 से Q1 की ओर जो वेक्टर है वो कौन है? R12 है। तो ये R12 से हमने क्या कर दिया है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये इसके ऊपर क्या आ गया? वेक्टर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम एक काम करते हैं, हम इसमें दोनों तरफ नहीं, R से डिवाइड करते हैं, 8 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 दिख रहा है, हाँ। फिर उसके बाद R क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका R, और R12 का ये हो जाए। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है एकांक वेक्टर का, क्लास 11th की मैथ में, ठीक है, या फिर फिजिक्स में भी मैंने पढ़ाया है शुरुआत के चैप्टर में। ठीक है, तो इतना हो गया है, तो अभी थोड़ा साफ करेंगे इसको। ठीक, तो यहां एक त्रिभुज है OAB, यहां पे हम वेक्टर नियम लगाएंगे। तो जिसको वेक्टर नियम नहीं पता है, 11th में कमजोर थे या फिर नहीं पढ़ा है, तो बहुत आराम से बताऊंगा। देखो जरा ध्यान से, वेक्टर नियम से हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुजों के वेक्टर नियम से। हाँ, तो यहां त्रिभुजों के वेक्टर नियम से पहले लिख लेंगे त्रिभुज AOB में त्रिभुजों के वेक्टर नियम से। ठीक, देखो जरा ध्यान से इसको बच्चों, ध्यान से देखना, ये त्रिभुज OAB है, ये यहां से इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, ये B से A की ओर, क्योंकि Q2 Q1 के ऊपर बल लगा रहा है, तो ये यहां से यहां तक, इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, सारा खेल इसी का है। ठीक, तो त्रिभुजों का वेक्टर नियम कहता है कि भाई जिनकी दिशा एक तरफ होगी उनको योग करना है। फिर उसके बाद शॉर्ट में बता रहा हूं, उसके बाद जिसकी दिशा विपरीत है उसके इक्वल हो जाए। ठीक, तो देखो जरा, पूंछ से पूंछ जो मैंने आपको एक बताया था, टेल से टेल, है ना, तो वो देखो जरा ध्यान से, त्रिभुजों के वेक्टर नियम से हम लोग लिखेंगे कि OB प्लस BA इज इक्वल टू द
ओ ए। ये आपका त्रिभुजों का वेक्टर नियम हो गया। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये पूछ देखो ये इधर जा रहा है तो इसकी पूछ है, इसका क्या है, इसका क्या होगा, सिरा हो जाए। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक, तो यहां से डियर अगर हम बी ए का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ओ ए माइनस ओ बी आ रहा है, और ओ ए का जो वैल्यू है ओ से लेकर ए तक ये आर वन वैक्टर है, इसका आर टू वैक्टर है, और ये बी ए जो है वो आर है। बट जब हम इसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि आर वन टू है इसके साथ, क्योंकि यही तो लग रहा है इस तरफ, तो ये आ रहा है आर वन टू, और ये डॉट लगा लेना। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे हम रख सकते हैं आर वन माइनस आर टू। ठीक, आर वन माइनस आर टू, और बी ए जो है ना वो आर है, इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं। ठीक, सो आर वन माइनस आर टू क्यूब, और ये मॉड लगा देंगे। ठीक है, अगर आपने इधर मॉड अभी यूज किया तो बताऊंगा मैं आपको कि क्या होगा। और आर वन माइनस आर टू, ये ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, जब Q2 से Q1 की ओर जो बल लगेगा उसका वैल्यू हो जाएगा, जिसका नेम है F12। तो जहां भी आपने F लिखा था वो आप लिख लेंगे। इसी प्रकार जब आप, मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने लिख लिया इतना, आई थिंक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा वेक्टर वगैरह समझने में, क्योंकि ये थोड़ा टफ था। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार Q1 से Q2 पर लगने वाला बल, वो क्या होगा, देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका Q1 डॉट Q2, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई ही करना है, और जहां पे R1 था वहां R2 माइनस R1 हो जाएगा, और इसके बाद यहां पर भी R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब इसको देखो, उसको देखो, क्या बदला है, केवल दिशा बदली है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि क्योंकि R1 माइनस R2 तथा R2 माइनस R1 विपरीत दिशाओं में समान वेक्टर है ना। अतः जो F12 बल है वो F21 निकालोगे आप तो निगेटिव आ जाएगा बस। क्यों? क्योंकि इनको R1 को पहले R2 को बाद में लिखोगे तो निगेटिव हो जाएगा। ये तो मॉड है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर, तो यहां पे निगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये देखकर मुझे ये पता चला कि भाई कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, तो नोट लिख लेना। अतः पता चलता है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, क्योंकि उन्होंने कहा था धक्का मुक्की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताया था, आपको पता ही होगा कि भाई जितना बल लगाओगे विपरीत दिशा में उतना ही बल हमारे ऊपर लग जाएगा। तो ये तो था कि भैया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जो कि थोड़ा सा वेक्टर के समय पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, नहीं तो बहुत ही सिंपल था। अब हम समझेंगे कि कूलाम के नियम का महत्व तो क्या होता है। तो आपकी हेडिंग होनी चाहिए कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व, पहला आप लिखोगे
कूलाम का नियम न्यूटन के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ऐसा आप लिखोगे पहला नियम। ठीक है, पहला मतलब महत्व लिखोगे। फिर दूसरा लिखोगे कि कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरियों के साथ साथ बहुत कम दूरियों के लिए भी सत्य है। पहला मैंने बताया कि भाई कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ये फर्स्ट था। सेकंड क्या है? कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरियों तथा छोटी दूरियों के लिए भी क्या है? सत्य है। जैसे अगर Q1 Q2 बहुत ज्यादा पास है तो भी ये सत्य होगा, Q1 और Q2 बहुत ज्यादा दूर है तो भी ये सत्य होगा। इसका मतलब दूरी से घबराता नहीं है मेरा लाल। ये कूलाम जो चाचा थे उन्होंने कहा ऐसा नियम बनाएंगे, दूरी को कोई फर्क नहीं है, मैं यहां रहूं या नेमो चाहे दुनिया में चाहे जहां रहे, जो बॉन्ड बना है ना वो बना ही रहेगा। समझ में आई बात? तो ये बॉन्ड की बात कही थी इन्होंने। हाँ, फिर काफी अच्छे चाचा थे, इन्होंने रिश्तों का ख्याल रखा। फिर तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, तो मैं पूरा अच्छे से बोल देता हूं, लिख लो आप लोग। इस नियम से ना तो केवल आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बलों का मान ज्ञात होता है, बल्कि उन बलों की व्याख्या करने में भी सहायता मिलती है, जिनके कारण किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के पास बंध कर परमाणु की रचना करते हैं। मतलब जो ये आपका नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बीच में जो बल लगता है उसकी भी गणना ये कर सकते हैं। तो ये तो थे कूलाम के नियम के कुछ महत्व। 3 हमने महत्व बताए, क्या क्या बढ़ाया इस वीडियो में। आज मैंने सबसे पहले आपको कूलाम का नियम बताया, लिखूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, बताता हूं। पहले कूलाम का नियम बताया। कूलाम का नियम बताने के बाद मैंने आपको बताया कि कूलाम का नियम वायु या निर्वात के लिए कुछ और है और किसी माध्यम के लिए कुछ और है। उसमें हम लोग एक परावैद्युतांक मतलब के से गुणा कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान से फिर सुनना। फिर उन्होंने ये बताया, मतलब मैंने ये बताया कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता और माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन, इनके बीच में एक संबंध बताया कि K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? वो है निर्वात की वैद्युतशीलता। उनके बीच का संबंध बताया। मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, जो कि रटी होनी चाहिए आपको आपकी जुबान पर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, भूल गए हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। इन सारी चीजों को मैंने आज के इस वीडियो में बताया। फिर मैंने बताया कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है, फिर बताया कूलाम के नियम का महत्व क्या होता है। तो इतने सारे टॉपिक आज के इस वीडियो में मैंने कवर किए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कूलाम का नियम आपने अच्छे से सीखा होगा, बहुत सारी चीजों को देखा होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और मेहनत करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ खास लेकर आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।